हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। ठीक है, आज ये लेके आई हूँ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी। और जैसा कि हम हमेशा ही 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग देखिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। लेकिन बच्चे, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और दिवाली आने वाली है। ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दें। ठीक है, दिवाली सेलिब्रेशन हमेशा होगा, एवरी ईयर होगा, लेकिन अगर आपके हाथ में जॉब नहीं होगी तो सेलिब्रेशन फीका पड़ेगा वो। ठीक है आज बच्चे हो, आज पेरेंट्स पे डिपेंड हो, लेकिन कल जब यूं ही ऐसे समय निकल जाएगा और जब हाथ में जॉब नहीं होगी ना, तब आपको पता चलेगा कि हमने पढ़ लिया होता तो सही रहा होता। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हमसे ही पढ़ो, लेकिन पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी टाइम मिला है तो यूटिलाइज़ कर लीजिए इसको। ठीक है, जिससे आगे समय में जाके आप लोगों को पछताना ना पड़े। ठीक है, आप लोगों को ना पछताना पड़े कि काश हमने पहले पढ़ाई कर ली होती और एग्ज़ाम हमारा क्वालिफाई हो जाता, आज एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब होती जिससे हमें टेंशन नहीं होती। क्योंकि प्राइवेट जॉब, हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट ही अच्छी जॉब है, प्राइवेट भी अच्छी जॉब है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि एक स्थायित्व हो जाता है। ठीक है, इसलिए लोग अधिकांश गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। ठीक है, तो आज लगा लेते हैं आज के क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम बच्चे दिसंबर में ही रहेगा। कितने भी लोग कहें कि होगा नहीं होगा, मैंने पहले ही, मेरी देख लेना वीडियो पड़ी हुई है, मैंने पहले ही कहा था 8 दिसंबर या 15 दिसंबर में, दिसंबर के मध्य तक होना है, कहा था ना, वही हुआ ना। तो अभी भी दिसंबर में ही एग्ज़ाम होंगे कि इससे ज़्यादा डिले एग्ज़ाम नहीं करेंगे। आप ही लोग सोचिए, जिस तरह से हम लोगों पर दबाव है, गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव होता है। पूरा 1 ईयर हो गया है और एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं, तो गवर्नमेंट पर भी तो दबाव है ना एग्ज़ाम कराने का। हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम लीक हो गया था तो उनके ऊपर ऐसा दबाव है कि अच्छी तरह से एग्ज़ाम कराया जाए। ठीक है, इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, दिवाली है, दिवाली में 4-5 दिन सेलिब्रेशन होता है, बहुत है। आप लोग तो इतने पहले से लग गए। और रही बात इससे कि आप लोग कह रहे होंगे कि मैम नहीं, काम रहता है दिवाली में। हाँ, बिल्कुल रहता है, हम भी कर रहे हैं काम। आज संडे को इतने लेट हम क्लास इसीलिए ले पा रहे हैं। पहले हमने सोचा था मॉर्निंग में क्लास ले लेंगे, लेकिन उलन जैसे ना कपड़े वगैरह, धूप वगैरह दिखानी होती है और बहुत भी सफाई का काम हो जाता है, तो अभी तक भी हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन उसी बीच में मैंने काम को रोका। क्लास ज़रूरी थी क्योंकि दिवाली में वैसे भी छुट्टियां हो जानी हैं, इसलिए क्लास लेना ज़रूरी था। उसके बाद काम कर लिया जाएगा। तो ये आपको मैनेज करना है। ठीक है, ये आपको मैनेज करना है कि आपको पढ़ाई करते हुए भी और अपना फेस्टिवल भी मनाना है और पढ़ाई भी करनी है। ठीक है, चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। जैसे कि आज देखो टॉपिक लिखा हुआ है जलमंडल। ठीक है, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, बताते चलें आपको जलमंडल है क्या। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल से अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा अन्य जलाशयों के रूप में फैली है। पृथ्वी पर लगभग 75% जल है, लेकिन पीने योग्य पानी सिर्फ लगभग 3% है। तो 97% जल सागरों और महासागरों में है। जानते हो ना, 97% जल कहाँ है, सागरों और महासागरों में। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, नेक्स्ट क्या फर्स्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, जलमंडल बता दिया आपको, एक बार और सुन लीजिए। अगर एक और अच्छे से बता देते हैं, ग्लोब में लगभग 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ग्लोब पर 3/4 भाग पर जलमंडल का विस्तार पाया जाता है। क्रुमेल के अनुसार, साइंटिस्ट हैं, क्रुमेल के अनुसार धरातल के 70.2% भाग पर जल और 29.8% भाग पर स्थल का विस्तार पाया जाता है। आकार तथा स्थिति की दृष्टि से जलमंडल को महासागर, ओशियंस, महाद्वीपों के मध्य में स्थित सागर सीज, लघु परावर्त सागर, स्मॉल इनक्लोज सी
तथा खाड़ियों मतलब गल्फ में विभक्त किया गया है। ठीक है, अब पूछा जाए महासागरों में क्या है। महासागरों में प्रमुख रूप से प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, ठीक है, तथा हिंद महासागर, इंडियन ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। और सागरों में प्रमुख क्या है आर्कटिक सागर है, मलय सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी बोलते हैं, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, अंडमान सागर, लाल सागर, चीन सागर, ये सारे सागर हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं जलमंडल। तो जलमंडल को बता दिया कि जलमंडल से क्या अभिप्राय है। ठीक है, अब चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। ठीक है, आपसे पूछा गया है, आज के क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, और क्वेश्चन वही एग्जाम में आए हुए आने की संभावना है। ठीक है, और आप लोगों को क्वेश्चन एक बार देख के रिवीजन कर लेने हैं, और सारे जो भी हमने अभी क्लास करवा दी वर्ल्ड ज्योग्राफी की और इंडियन ज्योग्राफी सारे आपको देख लेने हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। ए दक्षिणी चीन सागर, या है दक्षिणी। एक मिनट पेन ले लेते हैं, रेड नहीं दिखेगा तो इसमें पेन का कलर चेंज करेंगे। पहले हम कौन सा ले लेते हैं, येलो ले लेंगे ना, येलो सही रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया दक्षिणी चीन सागर, और बी बेरिंग सागर, सी भूमध्य सागर, डी जापान सागर। इसमें आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा सबसे गहरा सागर है। आंसर क्या होगा, ए दक्षिणी चीन सागर, ए दक्षिणी चीन सागर। आंसर क्या हो गया, ए दक्षिणी चीन सागर। अच्छा, दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में, अभी देखो मैप पे लगाया है, जिसका ज़्यादा जहाँ पे लगता है कि दिखाना जरूरी है वहाँ पे हम मैप जरूर लगाते हैं। ठीक है, और जहाँ पे नहीं जरूरी तो अदरवाइज ऐसे सिर्फ अपने व्यू बढ़ाने के लिए मैप नहीं लगाएंगे। ठीक है, जहाँ कंपलसरी है वहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्या है दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। ठीक है, जो प्रशांत महासागर का एक भाग है। दक्षिण चीन सागर किसका ही भाग है, प्रशांत महासागर का। देखो यहाँ पे कई बार इसमें पूछ भी लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। दक्षिण चीन सागर किसका भाग है, प्रशांत पैसिफिक ओशियन का। एक मिनट हम जरा सिटिंग पोजीशन सही कर लेते हैं। किसका भाग है, प्रशांत महासागर का, पैसिफिक ओशियन का भाग है। किसका भाग है, पैसिफिक ओशियन का। ठीक है, और दक्षिण चीन सागर किसका भाग है, प्रशांत का। ये तो आपको पता है। इसका विस्तार चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया। इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कई बार आयोग का है कि पूछ सकता है, इसलिए आप सुन लीजिए एक बार। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, चीन में, ताइवान में, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया तथा वियतनाम के मध्य तक फैला है। ठीक है, कौन सा, दक्षिण चीन सागर। देखो अच्छे दिखाएंगे मैप में हम आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ है, यहाँ साउथ चाइना, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमें फिर से पेन, क्योंकि यहाँ नहीं दिख रहा है। ये वाला ले लेते, सभी में चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे कौन सा सागर रहेगा, अच्छा फिलीपींस और वियतनाम के मध्य में कौन सा, साउथ चाइना सी। ठीक है, और फिलीपींस और वियतनाम के मध्य ये क्या, कौन सा, साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। ठीक है, और यहाँ पे जो रहेगा ईस्ट चाइना सी रहेगा, जापान के इधर पास, ये दक्षिण में। यहाँ पे ईस्ट चाइना सी होगा, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी। ठीक है, ये ईस्ट चाइना सी, और इसका विस्तार यहाँ पे ताइवान है ना, यहाँ ताइवान, ये ताइवान दिख रहा है ना आपको, ये ताइवान। ठीक है, ये अच्छा गोला करें क्या हम,
सर्कल कर देते हैं। ताइवान है, चीन तो है ही है, फिलीपींस है, मलेशिया, ब्रुनई, ये सारे जो हैं यहाँ पे ब्रुनई हैं, ये मलेशिया है, ठीक है, और फिलीपींस है, ये यहाँ तक सारा फैला हुआ है, ठीक है। इस पर इन सभी का अधिकार भी है, ठीक है। साउथ चाइना सी काफ़ी विवादित मैटर है, डिस्प्यूट है, काफ़ी चल रहा है ना इस पे, साउथ चाइना सी पर कि किसका किसका इसमें अधिकार बैठेगा इस मामले पे, ठीक है। तो बता दिया ये कहाँ पे है, साउथ चाइना सी, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बताने को नहीं है, जैसे कुछ बताना रहेगा तो आगे भी हमने मैप लगाए हुए हैं। अच्छा, डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा क्या है? ये समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। और बी प्राथमिक तथा द्वितीय आंकड़ों का माध्य। सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और डी है काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। बताइए डेटम क्या है? डेटम क्या है? आंसर क्या होगा? ए, समुद्र तल की क्षैतिज रेखा। आंसर होगा ए, ठीक है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, ठीक है। डेटम रेखा क्या है? वह क्षैतिज रेखा होती है जिसके सहारे ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है, ठीक है। किसकी? ऊंचाइयों और गहराइयों की माप की जाती है। द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ प्लेन फ्रॉम विच ऑल अदर हाइट्स और डेप्थ्स आर मेजर्ड और कैलकुलेटेड ऑन द मैप और चार्ट, ठीक है। अगेन सुन लीजिए, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ प्लेन फ्रॉम विच ऑल अदर हाइट्स और डेप्थ्स आर मेजर्ड और कैलकुलेटेड ऑन द मैप और चार्ट, दिस इज कॉल्ड डेटम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेटम लाइन। आंसर क्या हो गया? ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, एक मिनट बच्चे, ठीक है। हमारे जलमंडल, एक मिनट, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग है जलमंडल हाइड्रोस्फीयर। ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर और डी अंटार्कटिक महासागर। कौन सा है जलमंडल हाइड्रोस्फीयर का सबसे बड़ा भाग? कौन सा होगा बताइए आप लोग। जैसे कि आप लोग तो जानते होंगे, ये तो बताने वाला क्वेश्चन है नहीं है, इसका तो आंसर आना चाहिए आप लोगों को। आंसर क्या हो जाएगा? सी पैसिफिक ओशियन। आंसर होगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है। आंसर क्या होगा? पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। एक मिनट, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ठीक है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? क्षेत्रफल का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है क्या? अच्छा, अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल भी बताएं क्या? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। अच्छा, इतना बता देते हैं कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा, ठीक है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा होगा, उसके बाद आएगा अटलांटिक महासागर, देन हिंद महासागर का क्षेत्रफल है, ठीक है, और फिर लास्ट में आर्कटिक महासागर होगा, ठीक है। बताते हैं, चलो। अटलांटिक महासागर, एक मिनट, पेन का हमें कर्सर ही नहीं दिख रहा है इसमें, दिखा क्या आप लोगों को? हाँ, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल कितना होगा? 106.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 106
0.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर मिलियन वर्ग किलोमीटर। अच्छा, आज क्लास संडे को हम नहीं लेते हैं, लेकिन छुट्टियां क्योंकि बैठनी है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम ले रहे हैं क्लास। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम आज क्लास क्यों ले रही हैं। ये हिंद महासागर, हिंद महासागर का कितना है? हिंद महासागर का क्षेत्रफल क्या है? 73.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 73.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और प्रशांत महासागर का, प्रशांत महासागर का पैसिफिक ओशियन का कितना होगा? 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और लास्ट में है अंटार्कटिक महासागर। एक मिनट, ये कि एक्चुअली अपने पेन जैसे लिखते हैं ना बॉल पेन से, वो आदत पड़ी हुई है, लेकिन इसमें उस तरह से नहीं होता है। कौन सा है? अंटार्कटिक। अगर अब आपसे डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाएगा तो आप इजी वे में आंसर कर पाएंगे। कितना होगा? 2.6 2.6.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये इनका रहा क्षेत्रफल। अब आपको दिख ही रहा होगा कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको कि प्रशांत महासागर है ना, वो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रशांत महासागर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा होगा। उसके बाद अटलांटिक ओशियन आएगा, उसके बाद इंडियन ओशियन, देन आर्कटिक महासागर आएगा। ठीक है, अगर आप डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाए, कई बार डिसेंडिंग असेंडिंग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, कोई भी हो, कोई स्टेट पीसीएस हो, हाँ यूपीएससी हो और पीसीएस हो, आरओ कहीं भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने हैं। ठीक है, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं पेन चेंज कर लूँ, कहीं आप लोगों को ना दिखे तो प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा, मृदु फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, हमारे उपग्रह में मतलब अर्थ में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। ए नदियों में, बी झीलों एवं झरनों में, सी महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में, और डी भूमिगत मतलब ग्राउंड वाटर भूमिगत जल में। तो फ्रेश वाटर की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, किस में पाई जाती है, ये पूछा आपसे, बताइए किस में पाई जाती है सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर की, किस में? आंसर हो गया सी, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों, ठीक है, या ग्लेशियर में। ठीक है, इसमें पाई जाएगी। आंसर हो गया सी, फ्रेश वाटर किस में होगा? महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों, जो ग्लेशियर होते हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अच्छा एक्सप्लेनेशन देख ले। कुल जल का 97% खारा जल के रूप में सागरों में है। अच्छा देख लो, पीने का पानी कितना कम है। ठीक है, उसमें भी हम लोग वेस्ट करते हैं। ये 97% जल क्या है? ये लवणीय जल है, खारा जल है, सैलाइन वाटर है, खारा जल है। ये किन में पाया जाता है? सागरों में, महासागरों में। ठीक है, ये खारा जल के रूप में।
97% खारे जल के रूप में सागरों में है या महासागरों में पाया जाता है। और जो फ्रेश वाटर अलवण जल है कि 3% में से 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। देख लो, अलवण जल जिसे बोलते हैं फ्रेश वाटर। जो अलवण जल होगा, फ्रेश वाटर होगा, मृदु जल है ना, ज्योग्राफी की लैंग्वेज भी अलग है। फ्रेश वाटर है ना, अलवण जल लिखेंगे। अलवण जल के 3% में से ये 97% तो देखो खारा जल निकल गया, और बचा कितना है? 97% तो खारा जल निकल गया। एक मिनट, ठीक है, 97% तो खारा जल निकल गया, सागरों में है जो। और अलवण जल है, फ्रेश वाटर है, 3% बचा हुआ है। ठीक है, 3% में से 2.4 हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है। ठीक है, जो हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में जो उपयोग योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह पे पाया है कि वो उसका अभी उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कौन सा है? 2.4% हिमनद और ग्लेशियर किसके रूप में? हिमनद और ये देखो अच्छा दिख रहा है ना कलर, और ध्रुवीय बर्फ जो जमी रहती है ना, पिघलती नहीं है कभी, ध्रुवीय बर्फ के रूप में। ठीक है, 3% में 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, जो उपयोग योग्य नहीं है। इस प्रकार उपयोग के लिए अलवण जल का कुल जल की मात्रा के 1% भी कम प्राप्त होता है। ठीक है, ये उपयोग नहीं हो पाता है, तो अब क्या बचा है? ओनली 1% जो जल बचा है, जिसका क्या हम प्रयोग कर पाते हैं। प्रयोग मतलब उपयोग। ठीक है, जिनका हम उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, अलवण जल की कुल मात्रा 3% का अगर निकाला जाए, देखो यहाँ पे हम देखते हैं अलवण, बहुत जरूरी है ये समझना। अलवण जल का 3% है, इसमें अगर देखा जाए तो 68.7%, 68 इसका निकाला जा रहा है पूरा 0.7% क्या है? ध्रुवीय बर्फ एवं हिमनदों के रूप में। ध्रुवीय बर्फ एवं ग्लेशियर, हिमनद बोलते हैं ग्लेशियर, हिमनदों के रूप में है। ठीक है, ध्रुवीय बर्फ एवं हिमनदों के दा है यहाँ पे। ठीक है, हिमनदों के रूप में है। और 30.1% भूमिगत जल के रूप में है। यहाँ पे जो आएगा 30.1% है, ये भूमिगत जल के रूप में होगा। भूमिगत जल, ठीक है, भूमिगत जल के रूप में होगा। कितना परसेंट? 30.1% भूमिगत जल के रूप में ना, ग्राउंड वाटर के रूप में होगा। और 0.3% सतही जल के रूप में। ठीक है, सतही जल 0.3%, रेशियो देखिएगा आप, 0.3% सतही जल के रूप में। सतही जल जानते हो, जो नदियां, झरने, तालाब के रूप में जो होता है सतही जल। ठीक है, सतही जल के रूप में। तथा 0.9% अन्य रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जो अन्य रूप में पाए जाते हैं। तो जैसा कि हम बता दिया, 97% खारे जल है, सलाइन वाटर है, और जो फ्रेश वाटर है, अलवण जल है, मृदु जल है, 3% ही है, जिसमें 2.4% हिमनद और ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, जिसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं अभी, क्योंकि कहाँ से कर पाएंगे, वो बर्फ मेल्ट ही नहीं होंगी, तो कहाँ से वो उसमें रिवर्स निकलेंगी। कुछ ग्लेशियर हैं और कुछ ध्रुवीय बर्फ है। ठीक है, और जिसमें 1% जल के हम उपयोग कर पाते हैं, प्रयोग करते हैं, यहाँ लिख देते हैं उपयोग। ठीक है, का उपयोग कर पाते हैं। और अलवण जल में जो 3% है, ये निकाले ना, फ्रेश वाटर, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेश वाटर।
फ्रेश वाटर जो होगा, अलवड़ जल, मृदु जल जिसे बोलते हैं, मृदु जल 3%, इसमें अगर हम रेशियो निकाला जाए 3%, 68% जो होगा ध्रुवीय बर्फ और हिमनदों के रूप में होगा, 30% भूमिगत जल के रूप में होगा, और 0.3% सतही जल के रूप में होगा, और 0.9% अन्य रूप में होगा, और 0.9% ये होगा अन्य रूप। ये तो इनका हो गया पूरा विवरण, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसमें पूछा गया हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदों में, ठीक है। कहाँ पे है? फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा पाया जाता है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों में, पर्वतों से जो हिमनदियाँ निकलती हैं उनमें, और महाद्वीपों में जो होते हैं ना सतही जल वगैरह उनमें, ठीक है, पाया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप समझ गए ना कि फ्रेश वाटर बहुत कम है, तो वेस्ट नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि सारा तो पानी है। बोलते हैं ना कि अर्थ में 75% वाटर है, अर्थ जो ग्लोब हमारा है 75% वाटर है, लेकिन पूरा क्या है? सैलाइन वाटर है, पूरा खारा जल है, ठीक है, उसको हम पी नहीं सकते हैं। लेकिन पीने के लिए कितने % ही बचा है पानी, ठीक है। पीने के लिए सिर्फ 2% ही पानी है पानी ऐसा, लेकिन उसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो किसके रूप में? फ्रीज है, ठीक है, वो ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और पीने योग्य पानी ओनली 1% या 2% ही जल हमें प्रयोग में हम ले सकते हैं, ठीक है। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश अलवड़ जल बर्फ, छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है, ठीक है। शेष अलवड़ जल का सबसे अधिक भाग, जैसे कि इसमें बता दिया, पृथ्वी पर अधिकांश सलाइन वाटर, बर्फ, छत्रक और हिमनद, मतलब ग्लेशियर और हिमनद ग्लेशियर बोलते हैं, और बर्फ छत्रक मतलब जमा हुआ के रूप में रहता है। शेष अलवड़ जल का सबसे अधिकांश भाग कौन सा है जो फ्रेश वाटर का सबसे अधिकांश भाग पाया जाएगा? ए, वायुमंडल में आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाएगा, बी, अलवड़ जल झीलों और नदियों में पाया जाता है, सी, भूमिगत ये भूमिगत है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी, प्रिंटिंग में भूमिगत जल के रूप में, और डी है मृदा आर्द्रता के रूप में, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सी, भूमिगत जल के रूप में, भूमिगत जल के रूप में। एक्सप्लेनेशन अभी बताया है ना, इसमें जैसे पूछ लिया गया कि जो हिमनद वगैरह उनको छोड़कर अधिकांश किस में पाया जाएगा, तो जैसे देखो बैक पे चलते हैं, ये बताया ही है हमने, ये सब छोड़ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा भूमिगत जल मतलब ग्राउंड वाटर होगा, सबसे ज़्यादा क्या? ग्राउंड वाटर होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगा? ग्राउंड वाटर होगा, जैसे उसमें बताया गया सबसे ज़्यादा क्या होगा? ग्राउंड वाटर होगा, ग्राउंड वाटर, सतही जल, नहीं सॉरी, भूमिगत जल। सतही जल को तो सरफेस वाटर बोलते हैं ना, सरफेस वाटर, और ग्राउंड वाटर भूमिगत जल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं 100% बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? ए, महासागरीय गर्त, बी, महासागरीय ढाल, सी, महासागरीय मग्न तट। मग्न तट को ऐसे भी लिखेंगे, मग्न, ये आधा गा है, ये ना आधा गा है, नहीं, ये गा जिस पे बोलते हैं ना, ये गा जिस पे चढ़ा ये पूरा होता है, ठीक है। मग्न, मग्न तट, जैसे ये गा है, गा तो ये आधा होगा, पर ये किस पे चढ़ा है? गा पे चढ़ा है, लेकिन जो लदा है वो पूरा है, बोलते हैं ना, जो लद रहा है वो पूरा है, और जो लादा है बेचारा वो क्या है? वो आधा है। महासागरीय मग्न तट। और डी है गहरे सागरी मैदान, ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? डी, गहरे महासागरीय मैदान। अभी बताएंगे, गहरे महासागरीय मैदान। अच्छा, स्थल मंडल के समान ही जल मंडल में भी उच्चवच मिलते हैं, ठीक है, जल मंडल में भी उच्चवच पाए जाते हैं, ठीक है। तो महाद्वीपीय, इसमें मग्न तट देखा होगा आपने
क्या होता है? अच्छा, नदियों से द्वारा लाए गए जो अवसाद, नदियों द्वारा जो लाए गए अवसाद धीरे धीरे जो समुद्र के किनारों पर डिपॉजिट किए जाते हैं, ठीक है, और वो एक मिनट, सही नहीं बन पा रहा है, ठीक है। वो क्या होता है, धीरे धीरे प्लेन चबूतरे का रूप ले लेते हैं, ठीक है, क्या प्लेन चबूतरे का रूप ले लेते हैं। जो सागर का जल है, जो ना सागर का जल जो रहेगा, ये ऐसे ढाल आएगा, ठीक है, वो उसमें डूबे रहते हैं। एक मिनट, ये रहेगा, ठीक है। तो जो ये एरिया होगा ना, आप लोग कभी गए हो, बीच में देखा होगा, कभी भी सीधे अगर हम समुद्र की गहराई सीधे कटाव में नहीं लगी होती है, धीरे धीरे होकर वो गहराई प्राप्त करती है। तो वो जो प्लेन होता है, पहले वो बहुत कम गहरा होगा, धीरे धीरे उसकी गहराई बढ़ती जाएगी। तो वो जो प्लेन रीजन होता है उसे मग्न तट बोलते हैं, ठीक है, मग्न तट बोलते हैं। और जो अंदर जो जब गहराई में जाओगे ना, एक ढाल आएगा, महासागरी ढाल आएगा, देखो बताएंगे अभी। ये जो प्लेन होगा ना, यहाँ पे ये होता है महासागरीय महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है, ठीक है, ये होगा महाद्वीपीय मग्न तट। जब ये स्लोप के अकॉर्डिंग, ये स्लोप होगा, ये स्लोप, तो ये हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न ढाल, ये ढाल है ना, ये हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न ढाल। और ये जो होगा ना अंदर सागर में, ये सागरीय मैदान है, ये हो गए सागरीय मैदान, ठीक है। और ये सागर तल है, ये सागर तल है, ठीक है। यहाँ जो नदियों, ये ऊपर का जो भाग रहेगा, ये यहाँ पे पर्वत वगैरह होंगे, ठीक है, महासागरीय पर्वत वगैरह होंगे। वह मैदान जो चबूतरे के आकार जैसा निकला होता है ना, ठीक है, और झीलों नदियों से लाए गए मलबे को यहाँ पे एकत्र करता है, जो एक चबूतरे का रूप ले लेता है। फिर धीरे धीरे उसकी वो गहराई जब बढ़ती है ना, वो जिसमें वो हमेशा पानी में डूबा रहता है, मग्न तट बोलते हैं ना, महाद्वीपीय मग्न तट, पानी में, क्योंकि यह एक प्लेन होता है, यहाँ गहरा नहीं होता। जब भी आप नदियों में जाएंगे तो एक प्लेन जैसा पाया जाएगा, फिर बहुत आगे जाके धीरे धीरे ढाल का रूप लेंगी, तब जाके गहराई बढ़ेगी। तो जो वो एक प्लेन चबूतरे के जैसा होगा, जहाँ पे लहरें आती रहती हैं, पानी में डूबा रहता है, ठीक है, ज़्यादा गहराई नहीं होती, वो निक्षेप से बना होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। और जहाँ पर स्लोप करेगा, जब वो धीरे धीरे गहरा भी तो होगा ना, कि उथला तो नहीं रहेगा ना, तो जब वो स्लोप के अकॉर्डिंग धीरे धीरे गहराई बढ़ेगी, अचानक कगार नहीं बनेगा, धीरे धीरे स्लोप जाएगा, तो ये हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न तट। और जब ये पूरा, ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट, और फिर ये गहराई जब इसकी बढ़ेगी, सागर महासागर की जब गहराई बढ़ेगी, तो जहाँ पे वो प्लेन होगा ना, पूरा जो वाटर है कि जो
होल्डिंग कैपेसिटी है ना, पूरा जो फैला हुआ होगा, जहाँ पे ढाल नहीं होगा, ठीक है, और चबूतरा नहीं होगा, सिर्फ गहरा होगा, ठीक है, जो गहरा होगा बहुत ज़्यादा किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ होगा, वो होगा सागरी मैदान, ठीक है। इनमें क्या बोलते हैं ना, कई महाद्वीप पे रिज होती हैं, ट्रेंच होती हैं, कंदराएं होती हैं, कैनियन होती हैं, ठीक है। जैसे कि स्थल में होता है सेम वैसा जल में भी होता है, ठीक है। अलग अलग रूप होते हैं इनके, लेकिन वो जब डेप्थ में पढ़ाएंगे तब बताएंगे आपको। तो ये हो जाएगा सागरी मैदान, जो एक प्लेन के रूप में होता है, ठीक है, एक मिनट, जो एक प्लेन रूप में होता है, ठीक है, ये हो जाएगा सागरी मैदान, ठीक है। ये ढाल में होगा, ये महाद्वीपीय मग्न ढाल होगा, और ये जो चबूतरे के आकार में होगा, गहराई नहीं होती है, पानी में डूबा रहता है, और नदियों द्वारा लाए गए मलबे के निक्षेप से बनता है, ठीक है। उसे बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है। क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट। जैसे कि देखा होगा इंडिया के जो मग्न तट है, ठीक है, वो कहाँ पे ज़्यादा चौड़े हैं, कहाँ पे, कौन सा? वेस्ट साइड में, ठीक है, वहाँ पे निक्षेप है, लेकिन फिर वेस्ट साइड में मग्न तट ज़्यादा पाए जाते हैं। मैप में आपने देखा होगा जो वाइट पोर्शन दिखाई देते हैं ना, देखो दिखाएं, शायद अगर मैप लगा होगा इसमें, ये देखो, यहाँ इसमें फिजिकल में दिखाएंगे, ऐसे होता है ना, यहाँ पे कुछ लाइट सा रहेगा, ब्लू रहेगा, लेकिन फिर भी वाइट लाइट सा रहेगा, वो मग्न तट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लेन रीजन होते हैं, पानी में डूबे होते हैं, इनकी गहराई कम होती है। फिर धीरे धीरे ढाल बनेगी, स्लोप बनेगी, तब गहराई धीरे धीरे बढ़ेगी, अचानक सीधे कगार से गहराई नहीं लग जाती है, ठीक है। ये होंगे मग्न तट, ठीक है। और इसमें पूछा गया है सबसे विस्तृत भाग कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? एक मिनट, मेरे पैर पे गिरना था इसको। सबसे बड़ा भाग क्या होगा? सागरी मैदान। क्या होगा? सागरी मैदान, गहरे सागरी मैदान। ये देखो सागर के सबसे ज्यादा गहराई में पाए जाएंगे, ठीक है, और काफी इनका क्षेत्रफल भी काफी बड़े, क्षेत्रफल भी इनका बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, सागरी मैदान का, ठीक है। और ये महाद्वीपीय मग्न तट कम क्षेत्रफल में पाए जाते हैं, ठीक है। और सागरी मैदान का क्षेत्रफल, क्योंकि जिसमें पानी रहेगा, वाटर का जितना एरिया रहेगा, वो सारे गहरे सागरी मैदान में ही रहता है, ठीक है। तो सारा जो क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा? सागरी मैदानों का, ठीक है। गहरा सागरी मैदान जो होते हैं ना, गहरे सागरी मैदान, ठीक है, वो इनका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा रहेगा। मग्न तट का कम रहेगा, महासागरी ढाल का भी कम रहेगा, सबसे ज्यादा किसका रहेगा? गहरे सागरी मैदान, ठीक है। सबसे ज्यादा गहरे सागरी मैदान किन में पाए जाएंगे? पैसिफिक ओशियन में पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तो ऑब्वियस है मैदान भी ज्यादा होंगे, ठीक है। जैसे कि प्लेन, स्थल पे प्लेन होता है ना, जल में भी प्लेन है, ठीक है, जल में भी प्लेन है। जो प्लेन रीजन होता है ना, डेप्थ में जाके जब प्लेन रीजन स्टार्ट होता है ना, उसे बोलते हैं सागरी मैदान, ठीक है। हो गया ना? आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 टर्की के उत्तर में है, टर्की के उत्तर में है, एक मिनट, ठीक है, सही है, टर्की के उत्तर में है। टर्की के उत्तर में है काला सागर, बी कैस्पियन सागर, सी लाल सागर, डी भूमध्य सागर। टर्की के उत्तर में क्या होगा? टर्की के उत्तर में क्या होगा? आंसर हो गया ए, काला सागर। आंसर हो गया ए, ठीक है। और जो मैप लगाए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टर्की के उत्तर में क्या है? टर्की के उत्तर में क्या है? काला सागर, ठीक है। आंसर हो गया ए। मैप में देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया टर्की, ये है टर्की, ठीक है। और ये है ब्लैक सी, बाबा ब्लैक सी, ये है ब्लैक सी, यहाँ पे रहेगा ब्लैक सी। अब इसको रेड पेन हमें चेंज करना पड़ेगा, एक मिनट बच्चे, नहीं तो दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। ये रहेगा ब्लैक सी, ठीक है। यहाँ पे कौन सा होगा? ब्लैक सी। इसे पूछेगा टर्की के उत्तर में क्या है? तुर्की या टर्की एक यूरेशियाई, यूरोप एवं एशिया दोनों के महाद्वीपों में जो है फैला हुआ है देश है। इसकी सीमाएं 8 देशों तथा 4 महासागरों से लगी हुई हैं, ठीक है। जो इस प्रकार है, देखो बता रहे हैं, अभी लिख भी देंगे। देशों से लगी सीमाएं कौन सी? उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया है,
ये बुल्गारिया यहाँ पे रहेगा, उत्तर पश्चिम में यहाँ पे ये बुल्गारिया रहेगा। उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया, पश्चिम में ग्रीस, यूनान और आर्मेनिया ये ग्रीस, पश्चिम में ग्रीस, यूनान और आर्मेनिया ये यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और उत्तर पूर्व में जॉर्जिया रहेगा, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया रहेगा, ये है जॉर्जिया, ठीक है। ये उत्तर पूर्व में क्या रहेगा, जॉर्जिया रहेगा। और पूर्व में आप लोग इसे जूम करके देख लीजिएगा, आपको दिखाई देगा अच्छे से। और पूर्व में क्या होगा, ईरान एवं अजरबैजान। ईस्ट में ये बताया है ना, टर्की में ईरान, ये ईरान रह गया और अजरबैजान, ठीक है। ईरान और अजरबैजान, ये अजरबैजान, ये अजरबैजान। एक मिनट, क्या ये नेक्स्ट पे लग जाता है, अजरबैजान, ठीक है। ईरान और अजरबैजान होगा कहाँ पे, पूर्व में ईरान एवं अजरबैजान। और दक्षिण पूर्व में क्या होगा, इराक और सीरिया, इराक एंड सीरिया। दक्षिण पूर्व में इराक एंड सीरिया। टर्की का बात हो रही है ना, टर्की के सीमा लगाने वाले देश और सीमा लगाने वाले सागर, सागरों से सीमा लगी कौन सी सीमाएं और देशों से कौन कौन सी सीमाएं लगी हुई हैं, कौन कौन देशों से तुर्की की सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है, बता दिया। दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया। और सागरों में कौन कौन से, उत्तर में काला सागर होगा, ब्लैक सी, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था, ब्लैक सी है, ठीक है। और पश्चिम में एजियन और मरमरा सागर। टर्की के पश्चिम में क्या होगा, एजियन और मरमरा सागर। यहाँ पे रहेगा मरमरा सागर। एक मिनट, ग्रीस के पास कहाँ है, ग्रीस यहाँ पे हो गया एजियन सी, ये रहेगा इधर मरमरा सागर, ठीक है। यहाँ मरमरा सागर होगा। एटलस में देख लीजिएगा, इसमें शायद नहीं दिखाई दिया नहीं गया है, ठीक है। एटलस में है, मेरे सामने भी एटलस लगा हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड का फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों ही उसमें दिख रहा है आप लोग भी एटलस में देख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, पश्चिम में एजियन और मरमरा सागर। पश्चिम में रहेगा, ग्रीस के पास एजियन है और टर्की से ही घिरा हुआ कौन सा सागर है, मरमरा सागर। देखें टर्की के बीच में जहाँ थोड़ा ब्लू दिख रहा होगा ना, वाटर का साइन, वहाँ पे होगा मरमरा सी, ठीक है, जो टर्की से ही घिरा है, चारों तरफ से टर्की से ही घिरा है, कौन सा, मरमरा सी, ठीक है। देख लीजिएगा, उसमें दिखेगा, बता रहे हैं इसलिए आप देख लीजिए, मरमरा सी दिखा है। और दक्षिण में भूमध्य सागर यहाँ पे रहेगा। दक्षिण में भूमध्य सागर, ये मेडिटेरियन, ये पूरा दिख रहा है ना, ये मेडिटेरियन सी है, ये दक्षिण में भूमध्य सागर रहेगा, ठीक है। किसके, तुर्की के में दक्षिण में कौन सा है, भूमध्य सागर रहेगा। अच्छा, तुर्की से कितनी सीमा है ना, इसकी सीमा 8 देशों तक 4 सागरों से लगती है, लिख देंगे आपको। ये देख लिया मैप में, एक बार जूम करके देख लीजिएगा, एटलस में देख लीजिएगा, अभी एक बार रिवाइज और कर देंगे हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। टर्की की सीमा किससे, देखो टर्की की सीमा किससे लगेंगी, अब ब्लू में देखेगा नहीं, फिर पेन चेंज करना पड़ेगा हमको। आज तो अच्छा पेन चेंज कर रहा है यार। ठीक है, टर्की की सीमाएं 8 देशों और 4 सागरों से मिलती है, ठीक है, सागरों से मिलती है, ठीक है। टर्की की सीमाएं, तुर्की है वो भी बोलते हैं टर्की, ठीक है। इनमें कौन कौन से हैं, उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया, ये इसलिए लिख रहे हैं जिससे आप लोगों को ढूंढने में परेशानी ना हो एटलस में, ठीक है। कौन सा, बुल्गारिया, ठीक है। उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया और पश्चिम में ग्रीस और आर्मेनिया। पश्चिम में कौन सा होगा, ग्रीस, ठीक है। पश्चिम में कौन सा, ग्रीस और आर्मेनिया,
ठीक है। और उत्तर पूर्व में जॉर्जिया होगा। इससे ढूंढने में बहुत आसानी हो जाती है। कौन सी होगी? जॉर्जिया। ठीक है, उत्तर पूर्व में कौन सा हो जाएगा? जॉर्जिया। और पूर्व में ईरान एवं अजरबैजान। पूर्व में क्या होगा? ईरान और अजरबैजान। पूर्व में क्या है? ईरान और अजरबैजान। और दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया। दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया। इराक और सीरिया। अब सागर कौन से हैं जो सागरों से सीमा लगी? तो देश है। ठीक है, सागरें कौन से होंगे? सागरों से लगी कौन सी सीमाएं होंगी? सीमाएं, बाउंड्रीज। ये देशों से है। ठीक है, 8 देशों 4 सागरों से मिलती। सागरों में कौन सी हैं? उत्तर में काला रहेगा, काला सागर। उत्तर में कौन सा सागर रहेगा? काला सागर, ब्लैक सी। ठीक है, उत्तर में तो रहेगा काला सागर। पश्चिम में रहेगा एजियन और मारमरा सागर। बता दिया मारमरा कहाँ पे है। पश्चिम में कौन सा रहेगा? एजियन और मारमरा सी। ठीक है, और दक्षिण में भूमध्य सागर रहेगा। दक्षिण में कौन सा रहेगा? दक्षिण मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। ठीक है, दक्षिण में कौन सा रहेगा? भूमध्य सागर। ठीक है, इसमें पूछा गया तो उत्तर में क्या है, तो पूरा ही बता दिया हमने। उत्तर में क्या है? काला सागर है। ठीक है, 8 देश से इसकी सीमाएं लगती है और 4 सागरों से लगती है। किसकी? तुर्की की। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टिक लगा लेते हो। जहाँ हम स्टार लगा लेना सोच लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बता दिया मैप में जिससे जिससे लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टर्की किन के मध्य स्थित है? ए काला सागर और कैस्पियन सागर, बी काला सागर और भूमध्य सागर, सी सुएज की खाड़ी और भूमध्य सागर, डी अकावा की खाड़ी और मृत सागर। बताइए टर्की किन के मध्य स्थित है? बताइए किन के मध्य स्थित है? काला सागर और भूमध्य सागर। जस्ट अभी बताया है, काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है टर्की। देख लीजिए, आंसर इसका बी हो जाएगी। यहाँ पे रहेगा ब्लैक सी, ये रहेगा ब्लैक सी, यहाँ पे रहेगा मेडिटेरियन सी। तो काला सागर और ये टर्की, इसके तो तुर्की बोलते हैं ना, तुर्की बोलते हैं, इसके बीच स्थित हो गया, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के मध्य। ठीक है, तो काला सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है तुर्की, टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो चांद ये भी लगा दिया हमने। यहाँ पे रहेगा ब्लैक सी, ये रहेगा ब्लैक सी। ठीक है, और ये रहेगा मेडिटेरियन सी, और ये बीच में है टर्की। तो ये दोनों के मध्य है ना, दोनों के मध्य स्थित है ना। पेन ले लेते हैं, बार बार पेन चेंज करना पड़ना है। यहाँ ब्लैक सी है और यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। ये पूरा ऐसे आएगा ना मेडिटेरियन सी। तो ये पूरा ये क्या है? मेडिटेरियन सी है। ये दक्षिण में, इसके उत्तर में क्या है? ब्लैक सी है। ठीक है, और इसी के मध्य ये तुर्की इसके मध्य स्थित है। ठीक है, टर्की इसके मध्य स्थित है, काला सागर और भूमध्य सागर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आंतरिक सागर है, आंतरिक सागर है जो चारों तरफ से लैंडमास से घिरा होता है। ठीक है, आंतरिक सागर कौन सा होगा? ये सफेद सागर, बी काला सागर और सी कैस्पियन सागर। ठीक है, सी कैस्पियन सागर एंड डी जापान सागर। आंतरिक सागर कौन सा होगा? आंतरिक सागर कौन सा होगा?
आंसर होगा सी, कैस्पियन सागर। इसे झील भी बोलते हैं, कैस्पियन लेक। ठीक है, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी एक आंतरिक सागर है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, हैं, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं निम्न देशों से लगी हुई हैं। उत्तर पश्चिम में रूस है, और पश्चिम में अजरबैजान है, और दक्षिण में ईरान है, और दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान है। ठीक है, कौन सा हो गया आंसर, क्या होगा, कैस्पियन सागर। ठीक है, ये क्या है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये बताना है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। इस सागर क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि जो झील कैस्पियन सबसे बड़ी लेक है, लेकिन सागर इसमें क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें तरंगे जो सागरों में उत्पन्न होती हैं, कौन सी, ज्वारी तरंगे। ठीक है, ज्वारी तरंगे, इसलिए इनको सागर की इसको संज्ञा दी गई है। क्यों, नहीं तो ये लेक है। कैस्पियन सागर क्या है, एक लेक है, लेकिन इसे सागर इसलिए बोलते हैं कि इसमें ज्वारी तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो सिर्फ सागरों में होती हैं, इसलिए इसे कैस्पियन सागर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी सीमाएं लगती हैं, वो हमने आपको बताया भी था, ट्रिक बताई थी कैस्पियन सागर से सीमाएं लगाने वाले दे। एक मिनट बच्चे, आज बहुत थकावट हो रही है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। टाइडल वेव्स जो उत्पन्न होती है ना, ज्वारी तरंगे, वो सागरों में होती हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, कैस्पियन। और इसकी सीमाएं किससे लगती, ट्रिक बताया था हमने, रुक तुआ, रुक तू आई, ये बताया था पीछे हमारे, देखना वर्ड मैप में ये क्वेश्चन एक था, कैस्पियन सागर से सीमा लगाने वाले देश, उसमें ये मैंने ट्रिक बताई थी। हमें तो याद रहती है हमेशा ये ट्रिक, आपको होगी नहीं पता है, रुक तू आई। ठीक है, ये बताई थी। तो रूस है, रूस, कासे क्या, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, आधा खा है आधा सा भी है, कजाकिस्तान। और तासे क्या है, तासे क्या, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, और आ से अजरबैजान, आ से क्या होगा, अजरबैजान। आ से अजरबैजान। और ई से क्या होगा, ई से क्या होगा, ईरान, ईरान। रुक तू आई, ये ट्रिक था ना, रुक तू आई। ठीक है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। ठीक है, ये था रुक तू आई। तो ये सीमा लगाने 1 2 3 4 5 कंट्रीज हैं जो उससे सीमा लगाती हैं। 5 कंट्रीज हैं जो इससे सीमा लगाती हैं, किससे, कैस्पियन सागर से। और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सबसे बड़ी झील। अभी मैप में दिखाएंगे, इसके उत्तर पश्चिम में तो पड़ेगा रूस। ठीक है, देखो आप, उत्तर पश्चिम में रूस है, उत्तर पश्चिम में तो रूस पड़ेगा, और पश्चिम में अजरबैजान है, और दक्षिण में ईरान है, और दक्षिण पूर्व में एवं पूर्व में, दक्षिण पूर्व एवं पूर्व में तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान है। देखो मैप में दिया है, देखो मैप लगाया है मैंने। कैस्पियन सी, ब्लैक सी के जस्ट बाद है। 1 मिनट, कर्सर दिख रहा है, ये रेड लेना पड़ेगा फिर से, कोई बात नहीं, ब्लू करके मैंने गलती कर दी शायद। ब्लैक सी है, यहाँ ये कैस्पियन लेक है, ये ना कैस्पियन लेक है। ठीक है, इससे सीमा लगाने वाले कौन से,
ये रूस यहाँ आएगा, ये रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रुकतुम आई ईरान और एक मिनट, रुकतुम आई। रूस तो है ही, अजरबैजान है, अजरबैजान दिखाया इसमें, अजरबैजान पश्चिम में है ना, अजरबैजान यहाँ दिखाई नहीं है, ये हो गया ना अजरबैजान दिखाएगा। यहाँ रहेगा अजरबैजान, ठीक है। उत्तर पश्चिम में रूस हो गया ये, ठीक है, उत्तर पश्चिम में रूस हो गया और पश्चिम में अजरबैजान हो गया यहाँ पे, ठीक है। अजरबैजान दक्षिण में ईरान हो गया, ठीक है, ईरान हो गया। दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान हो गया, ठीक है। यहाँ रहेगा अजरबैजान, ये सब मैप में दिखाई नहीं है, ये इधर है ना, अजरबैजान है। ये तुर्की है ना, टर्की के जस्ट बगल में है, हाँ अजरबैजान, इसमें दिखाया गया बड़े मैप में, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ अजरबैजान रहेगा, ठीक है। ये 5 कंट्रीज हैं जो किससे कैस्पियन लेक से सीमा लगाती हैं, 5 कंट्रीज। किससे लगाती हैं, कैस्पियन लेक से। किससे लगाती हैं, कैस्पियन लेक से। कैस्पियन से सी भी बोलते हैं, सी लिख दें, कैस्पियन लेक या सी, ठीक है। 5 कंट्री से सीमा लगाती है, ठीक है। तो एक बता दें, रुकतुम आई, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान, सबसे बड़ी झील है विश्व की, ठीक है। ये मैप में दिखा दिया, आप लोग एटलस में देख लीजिएगा जूम करके। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारे, नहीं ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है, 10 सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है, क्या है, ए अति ठंडा पानी, बी अति गर्म पानी, सी अत्यधिक लवणीय पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, और डी होगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। आंसर क्या होगा, डी आंसर हो जाएगा, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। आंसर हो गया डी, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक है। विशिष्ट समुद्री वनस्पति, सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है। तो सारगैसो सागर, सारगैसो सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है, ठीक है, सारगैसो समुद्र। सारगैसो समुद्र उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या है, महासागर में स्थित एक क्षेत्र है, ठीक है। सारगैसो समुद्र क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्या है, क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा के भंवर से होती है, ठीक है। उत्पत्ति इसकी कैसे होती है, समुद्र इसकी सारगैसो समुद्र की उत्पत्ति, एक मिनट हम शायद गलत लिख रहे हैं क्या, ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय रेखीय, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय रेखीय
उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा के भंवर से होती है। ठीक है, धारा के भंवर के रूप में बनाती है ना, वहां पे से होती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया है ना, वहां पे ये जो ओशिनिक करंट, महासागरीय धाराएं आती है, उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय की धारा, वहां पे एक भंवर के रूप में बनाती है। ठीक है, भंवर के रूप में जो एक उसे कवर कर लेती है भंवर के रूप में। वो जो मध्य का जो एरिया रहेगा वो सार्गेशो समुद्र रहेगा, सार्गेशो सी रहेगा। ठीक है, अच्छा, इस क्षेत्र में क्या होता है, सारगैसम नामक एक वनस्पति होती है। ठीक है, सारगैसम नामक वनस्पति, वेजिटेशन। ठीक है, बहुतायत में पाई जाती है, जिसके कारण इसका नाम सारगैसो सागर पड़ा। सारगैसम नाम वनस्पति के पाने से इसका नाम क्या पड़ गया, सारगैसो सी। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है, सारगैसो समुद्र उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय की धारा के भंवर से होती है, और यह सारगैसम नामक वनस्पति यहाँ बहुत मात्रा में पाई जाती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है सारगैसम नामक वनस्पति, वेजिटेशन। इसी कारण इसका नाम सारगैसो समुद्र पड़ गया। ठीक है, तो सारगैसो समुद्र की विशेषता क्या है, विशेष समुद्री वनस्पति। ठीक है, समुद्री घास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा दो बार लग गया है, कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे है, कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे है। ठीक है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये रहेगा, बी कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान रहेगा, या सी अजरबैजान उज्बेकिस्तान रहेगा, या डी कजाकिस्तान या रूस रहेगा। अरल सागर के किनारे, अरल सागर से सिर्फ 2 हैं कंट्रीज जो सीमा लगाती हैं। ठीक है, जो अरल सागर से सीमा लगाती हैं। कैस्पियन सागर के जस्ट ईस्ट में कौन सा सागर पड़ेगा, अरल सागर। कौन सा सागर पड़ेगा, जस्ट अरल सागर। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए। आंसर हो गया ए। कौन से 2 हैं, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कौन से 2 हैं फ्रेंड्स, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। अरल सागर मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है। ठीक है, इसको भी सागर बोलते हैं, तो रीजन वही है। अरल क्या है, यहाँ पे ज्वारी तरंगे, टाइडल वेव्स के चलने के कारण। अरल सागर एक मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है, इसके किनारे कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान है। ठीक है, कौन से है, कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। अरल सागर क्या है, मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है। ये अरल सागर क्या है, अरल सी। ठीक है, अरब सागर। ठीक है, मध्य एशिया में है, में स्थित एक क्या है, मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है। ठीक है, मध्य एशिया में स्थित एक क्या है, झील है, और इसके किनारे कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान हैं। ठीक है, अभी दिखाते सब मैप लगाया हुआ है मैंने। आंसर देख लीजिए, ए होगा। ठीक है, मैप देख लीजिएगा। ये कैस्पियन है, कैस्पियन लेक। ठीक है, और ये है अरल सी। इसमें बहुत जूम करने का भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है। कहाँ, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान होगा, कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान।
यहाँ पे रहेगा। ये रहेगा, ये दिख रहा है ना, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान। अरल सी होगा कजाकिस्तान और अरल सागर होगा। ये ना कैस्पियन लेक के बाद जस्ट ब्लैक सी के बाद कैस्पियन लेक के अरल सागर, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, अरल सी, ये सागर है अरल सागर। और ये कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान किसके है बीच है? इसको मोस्टली कौन घिरे हुए? कजाकिस्तान। किससे? ईस्ट में भी कजाकिस्तान है और नॉर्थ में भी है और वेस्ट में भी है और साउथ में उज्बेकिस्तान पड़ेगा। साउथ में क्या है? उज्बेकिस्तान पड़ेगा। किसके? अरब के। ठीक है, तो ट्रिक बना लो आप। यूके ट्रिक बन जाएगी यार। देखो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान यूके, ये है ट्रिक। ठीक है, यूके उज्बेकिस्तान एंड के कजाकिस्तान का है अरल सागर। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, मैप देख ही लिया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती? अंडरलाइन कर ले हैं, नहीं मिलती है। ए अल्जीरिया की, इसमें बता अफ्रीकी देश की, अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इनकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलेगी, ये पूछा गया है। अल्जीरिया, बी चांद की, सी मोरक्को और टी ट्यूनीशिया की। ठीक है, किसकी सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? बताओ। एक मिनट बच्चे, हाँ सही, भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। कौन सी है? आंसर हो गया बी चार्ट की नहीं मिलेगी। ठीक है, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया इनकी सबकी मिलेगी, किसकी नहीं मिलेगी? चार्ट की नहीं मिलेगी। देखो मैप लगाया है, मैप में दिखाएंगे। ये अफ्रीकन कंट्रीज है, रेड वो लेना पड़ेगा बच्चे क्योंकि नहीं तो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, तो इसमें बताया किसकी सीमाएं नहीं मिलती हैं। तो अल्जीरिया की तो लगी है, देखो ये अल्जीरिया, इसकी तो लगी है, ये अल्जीरिया है। ठीक है, अल्जीरिया की लगी है। ये मोरक्को है तो मोरक्को की भी लगी है। ठीक है, और ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया ये है, देखो ट्यूनीशिया, ये इधर, ये ट्यूनीशिया, ये भी इसकी भी लगी है। ये लीबिया है तो ये लीबिया की भी लग रही है, इजिप्ट की भी लग रही है। ठीक है, इजिप्ट की भी लग रही है। ये सारी सीमाएं लग रही हैं इनकी भूमध्य सागर से। लेकिन चार्ड ये यहाँ है, चार्ड यहाँ, इसकी सीमा नहीं लग रही है। ठीक है, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया एवं मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट और मोरक्को, इनकी सबकी लग रही है। लेकिन चांद की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती। चांद एक क्या? स्थल रुद्र, लैंड लॉक कंट्री है। ये देखो स्थल रुद्र देश है ना चांद, लैंड लॉक कंट्री, लैंड लॉक कंट्री है। कौन सा? चांद। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री, अरे यहाँ डी है भाई। ठीक है, लैंड लॉक कंट्री है। और बाकी सीमा किससे मिलती है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी से सीमा लगाते हैं, चांद नहीं लगाता क्योंकि चांद इसमें क्या है? स्थल रुद्र देश है, लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? जैसे बता दिया हमने, चांद। ठीक है, अभी देख लिया ना ये सीमा कौन कौन से लगा रहे? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट और चांद जो स्थल रुद्र देश है, ये सीमा नहीं लगाता है। किससे? भूमध्य सागर से। ये रहा भूमध्य सागर, यहाँ पे भूमध्य सागर है। ठीक है, अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? कौन सा एक, इसे ये पूछा गया दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? नहीं देख लेते, जो भूमध्य सागर तक नहीं फैला, ये आपको बताना है कि कौन सा जो है जो भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। ए सीरिया, बी जॉर्डन, सी लेबनान, डी इजराइल।
कौन सा हो गया? बी, जॉर्डन नहीं फैला है, बाकी सब है, जॉर्डन नहीं फैला है। ठीक है, मैप में देख लेते हैं, आंसर देख लिए बी, जॉर्डन। दक्षिण पश्चिम एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्यसागर तक नहीं है। यहाँ पे बहुत छोटा छोटा है, इसमें दिखाई भी नहीं देगा, भूमध्यसागर तक नहीं है। ठीक है, जॉर्डन के दक्षिण और पूर्व में, एक मिनट है बच्चे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है दिक्कत हो रही है। ठीक है, जॉर्डन और दक्षिण पूर्व में सऊदी अरब, दक्षिण पश्चिमी एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्यसागर तक नहीं है। जॉर्डन के दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब है, उत्तर पूर्व में इराक है, और उत्तर में सीरिया है, और पश्चिम में फिलिस्तीन है, और इजराइल स्थित है। जबकि सीरिया, लेबनान, इजराइल की भौगोलिक सीमा भूमध्यसागर से मिलती है। यहाँ देखो, ये सीरिया, लेबनान, ये यहाँ पे सीरिया है, ये लेबनान है, फिलिस्तीन है। ठीक है, इनकी सीमा मिलती है। ठीक है, और सीरिया की, जॉर्डन की नहीं मिलेगी। जॉर्डन यहाँ जॉर्डन है ना, ये यहाँ पे इजराइल आ जाएगा, उसके पीछे रह जाता है जॉर्डन, इसमें दिखाई नहीं दिया है ना, जॉर्डन उसके पीछे रह जाता है। मैप में देख लीजिएगा, दिख जाएगा आपको। ठीक है, मैप में देख लीजिएगा, दिख जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? बी, आंसर हो गया बी, जॉर्डन से नहीं मिलेगी, सीरिया से लगेगी, लेबनान से, इजराइल से, किससे? भूमध्यसागर तक आएगा। ठीक है, भूमध्यसागर तक फैला है, कौन सा? सीरिया होगा, लेबनान, इजराइल, और कौन नहीं है? जॉर्डन नहीं होगा, क्योंकि ये इजराइल के जस्ट कहाँ रह जाता है? ईस्ट में रह जाता है। ठीक है, कौन सा? जॉर्डन। ठीक है, अब देख लीजिएगा मैप में, एक बार और बता देते हैं। दक्षिण पश्चिमी एशिया के जॉर्डन का देश का विस्तार भूमध्यसागर तक नहीं है। जॉर्डन के दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब है, जॉर्डन के दक्षिण पूर्व में सऊदी अरब रहेगा, और उत्तर पूर्व में इराक रहेगा। देखो मैप हम इसलिए बता रहे हैं, आप एटलस में देख ले, उत्तर पूर्व में इराक रहेगा, उत्तर में सीरिया है, देखो उत्तर में है सीरिया, और पश्चिम में फिलिस्तीन, हम देख रहे हैं एटलस में, इसलिए आपको बता रहे हैं, और इजराइल स्थित है। ठीक है, जबकि सीरिया, लेबनान और इजराइल की भौगोलिक सीमा भूमध्यसागर से लगती हैं, क्योंकि इसमें है नहीं, यहाँ पर हम एटलस रखे हुए हैं अपना। ठीक है, ये ठीक है, बाकी जॉर्डन पीछे रह जाएगा, किसके? इजराइल के, ये वहां तक नहीं जाएगा भूमध्यसागर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति पूरा नहीं याद आता है, उत्पत्ति के क्या कारण है? ए, सूर्य के प्रभाव से, बी, पृथ्वी की घूर्णन गति से। ठीक है, एक मिनट क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति से, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, सेंटीपिटल फोर्स, एंड अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, बताइए महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? आंसर हो गया क्या? डी, आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी, ज्वार भाटा। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? गुरुत्वाकर्षण होगा, अपकेंद्रीय बल होगा, सेंटीपिटल फोर्स एंड, और अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होगा? सेंटीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, कुछ बेसिक से बता रहे हैं आपको। ठीक है, ज्वार भाटा टाइड्स क्या होते हैं? सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण, सुन लीजिए आप लोग, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को क्या कहा जाता है? ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारी तरंग कहते हैं। ठीक है ना, जो अभी बता रहे थे टाइडल वेव्स किस में आती हैं, बता रहे थे ना, इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारी तरंगें कहते हैं। और सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे यानी तट की ओर जाना, बढ़ने को ज्वार, टाइड्स, तथा उस समय निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार, हाई टाइड, तथा सागरीय जल के नीचे, जब वो नीचे को आएगा, पीछे को गिरकर सागर की ओर लौटे तो पीछे लौटे तो उस भाटा को एब, ई डबल बी, ठीक है, एब,
तथा उससे निर्मित निम्न जल को निम्न ज्वार कहते हैं। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए आप। क्या होता है, ज्वार भाटा कैसे होते हैं? सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। इससे उत्पन्न तरंगे जो होती है उन्हें ज्वारी तरंगे कहते हैं। और सागरी जल के ऊपर उठकर आगे जब ये तट की ओर बढ़ेगा उसे ज्वार, तो उस समय निर्मित उच्च जल स्तर को क्या उच्च ज्वार कहेंगे। तथा सागरी जल जब नीचे गिरेगा, सागर की ओर पीछे को लौटेगा, तो उसे भाटा ऐब बोलेंगे। तो उससे निर्मित निम्न जल को निम्न ज्वार कहते हैं। ठीक है, आगे ना उससे क्या होगा, निम्न ज्वार कहेंगे। ये होगा ज्वार भाटा। ठीक है, और ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, अपकेंद्री बल से तथा अपकेंद्री बल से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और सूर्य चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से भी, लेकिन मोस्टली अगर इसमें पूछे तो गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्री बल तथा अपकेंद्री बल से। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा है, बेसिक से पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 15 क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बृहद ज्वार आता है, बृहद ज्वार आता है जब सूर्य और पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होंगे। बी, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाएंगे। और सी, जब तेज हवा चल रही हो। और डी, जब रात बहुत ठंडी हो। बताओ कब आएंगे, बृहद ज्वार कब आएगा? बृहद ज्वार कब आएगा? जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। आंसर हो गया ए। आंसर हो गया ए, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होंगे। एक मिनट, जब यहाँ सन होगा, यहाँ अर्थ होगी, यहाँ मून होगी, ये एक रेखा में होंगे। तो ये जो अर्थ है, अर्थ होगा मून सन। ठीक है, ये तो इनका संयुक्त जो इफेक्ट होगा, इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये दोनों का पड़ेगा, यहाँ पे सन का भी और यहाँ मून का भी। तो ठीक है, ये दोनों का पड़ेगा, तो ये ऐसे यहाँ पे ज्वार उठेंगे। एक मिनट, ठीक है, ये अर्थ रहेगी, अर्थ है। ठीक है, इस यहाँ पे ज्वार आएगा ऐसे। एक मिनट, ये देखो ऐसे आएंगे। इनके संयुक्त उससे, जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होगा तो इनका संयुक्त इफेक्ट होगा। ठीक है, उसके इफेक्ट के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होंगे, बृहद ज्वार आएंगे। ये एक रेखा में होंगे ना, तब बृहद ज्वार आएंगे। तब क्या होंगे, बृहद ज्वार आएंगे, बृहद ज्वार। ठीक है, एक रेखा में होने के कारण क्या होते हैं, बृहद ज्वार आते हैं, क्योंकि इनका संयुक्त इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ से सन होगा और दूसरी तरफ से मून होगी। ठीक है, तो बृहद ज्वार आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे शायद। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनाया है। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती हैं? अच्छा, एक और चीज़ बतानी थी, ये तो बाद में बताएंगे। और लघु ज्वार कब आएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया ना, इसलिए बता रहे। लघु ज्वार कब आएंगे? ठीक है, न्यूप टाइड कब आएंगे? जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा क्या होंगे, समकोण पर होंगे। जैसे ये सन हो गया, ठीक है, यहाँ अर्थ हो गई, और यहाँ पे जाके मून हो गया।
ठीक है, ये मून हो गया, छोटे बड़े पे मत लेना, ठीक है, ये मून हो गया। तो जब ये समकोण पे होंगे, ठीक है, ये तो क्या होगा, ये लघु ज्वार आएंगे, क्योंकि इसका संयुक्त इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा। तो यहाँ पे देखो सन यहाँ पे, चंद्रमा यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, लघु ज्वार आएगा। जब समकोण पर होंगे तब क्या आएगा, लघु ज्वार। और बृहद ज्वार क्या आएगा, जब एक लाइन में होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे, ठीक है, सीधी रेखा में होंगे, एक सीधी रेखा में होंगे तो बृहद ज्वार आएंगे। और लघु ज्वार होंगे जब समकोण पर होंगे, ठीक है, जब समकोण पर होंगे तो क्या, लघु ज्वार आएंगे, ठीक है। एक मिनट, क्या ये हम कुछ नहीं ले रहे, लेकिन अपने आप पता नहीं क्या आ जाते हैं, ठीक है। ये ना, ये जो सन का जो सामने रहेगा ना, वहां रोशनी रहेगी, बाकी में अंधेरा रहेगा, ठीक है। ये रहेगा समकोण पर होंगे तो लघु ज्वार आएंगे, बता दिया। और बाकी इसके बेसिक से बताएंगे तो सारा कुछ अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन करा रहे हैं ना, उस अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लेकिन उतना बता देते हैं जितना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। महासागर में ऊंची, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीएससी के क्वेश्चन है, ऐसे कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं जो आए हुए नहीं है, ठीक है। तो महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती हैं, ए भूकंप से, बी सूर्य से, सी तारों से, डी चंद्रमा से। महासागर में जो ऊंची जल तरंगें होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, किसके इफेक्ट से होती हैं, बताओ। महासागरों में ऊंची जल तरंगें किस पे इफेक्ट से, तरंगें जो उठती हैं किसके इफेक्ट से होती हैं। आंसर हो गया डी, चंद्रमा से, चंद्रमा के इफेक्ट से। आंसर हो गया डी, ठीक है। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी, चंद्रमा से, जल तरंगें चंद्रमा के इफेक्ट से ही उठती हैं, ठीक है। आंसर हो गया डी। पूर्णिमा के दिन महासागर में बृहद ज्वार भाटा आता है। पूर्णिमा के दिन महासागर में बृहद ज्वार भाटा आता है, जबकि सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार भाटा आता है, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी ज्यादा नजदीक है, सूर्य से भी, ठीक है, जो नजदीक है चंद्रमा, क्योंकि वो चंद्रमा क्या है, उसका मून है, ठीक है, उसका उपग्रह है, किसका, अर्थ का, है ना, इतना तो पता होगा ना, ये क्या है, अर्थ का उपग्रह है, ये क्या है, इसके नजदीक है, अतः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज्यादा प्रभावित करेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसका ज्यादा लगेगा, चंद्रमा का, ऑब्वियस, उसके पास ज्यादा है तो उसका लगेगा ही। इसी से महासागरों में क्या, ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। ऊंचे जल तरंगें किससे उत्पन्न होती है, महासागरों में। और चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है, ठीक है। तो चंद्रमा किसको ज्वार उत्पादक, सब अगर ये क्वेश्चन आए, कई लोग सूर्य लगा देंगे, सूर्य नहीं है, क्योंकि चंद्रमा होगा, क्योंकि चंद्रमा अर्थ से ज्यादा नजदीक होगा बच्चे, ठीक है। तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतना ही ज्यादा लगेगा, और इसकी क्या होगी, ज्वार उत्पादक शक्ति भी सूर्य की तुलना में 2.7 गुना अधिक है, ठीक है। तो आंसर हो गया डी। बीपीएससी में क्वेश्चन आए थे, ऐसे नहीं बीपीएससी में क्वेश्चन अच्छे नहीं पूछे जाते, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बीपीएससी में। तो आंसर हो गया डी, ठीक है, क्योंकि ये अर्थ के नजदीक ज्यादा है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं खत्म। ये शायद मैंने मैप लगाया था कुछ समझाने के लिए। ये देखो सन है, ये दिखा रहा है सन है, ये मून है ये अर्थ है। एक सीधी रेखा में जब होते हैं ना तब बृहद ज्वार आता है, ये समझाने के लिए लगाया था, ठीक है। बाकी फिर और क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट, अगर रहा टाइम। अभी तो कुछ अभी क्लास लेंगे ही, 30 तक तो क्लास लेंगे, उसके बाद वेकेशन पे जाएंगे। किसकी वेकेशन, दिवाली वेकेशन पे जाएंगे ना बच्चा, तुम लोग भी तो बनाओगे ना दिवाली अच्छे से। देखो जब पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, जब पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जब सेलिब्रेशन करना है तब बहुत अच्छे से करना है। कोई भी चीज़ वहाँ पोई में मत करो कि अगर हम सेलिब्रेशन करें दिल में चल रहा है यार पढ़ना है, लेकिन जब पढ़ना है तब चल रहा है हमें करना है दिवाली सेलिब्रेशन करना नहीं। एट ए टाइम वन काम करो अगर आपको सफल होना है तो, क्योंकि कोई भी काम, हमारा दिमाग एक काम बहुत अच्छे से कर सकता है एट ए टाइम पे, ठीक है। ज़्यादा बोलते टैलेंटेड बनने की जरूरत नहीं है, मल्टी टैलेंटेड वाले फिर मल्टी टैलेंटेड हो जाते हैं, ठीक है, यू नो दैट, ठीक है। यहाँ पर हमारी क्लास होती है फिनिश, और अब आएंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। बच्चे जहाँ भी रहें मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें,
और अच्छे से दिवाली मनाएं, अपनों के साथ मनाएं, ठीक है। घर पर जाएं, कई बच्चे घर पे नहीं जा रहे हैं कि सोच के नहीं दिसंबर में एग्ज़ाम है, जाएं, चाहे 2-3 दिन के लिए जाएं, उससे मूड फ्रेश होता है, फिर आके अच्छे से फिर पढ़ाई करें, ठीक है। हाँ, जो समय मिला है उससे सेलिब्रेशन भी करें, क्योंकि ये भी ज़िंदगी का एक पार्ट है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी का एक पार्ट है। हाँ, क्वालिफाई हो जाएगा, इसको ज़िंदगी बना लेना ये गलत है, ठीक है, कि हम बस दिन रात इसी में पढ़ें। पढ़ने जितनी ज़रूरत है, अगर हम 5 से 6 घंटे लगातार कंटिन्यू पढ़ते हैं तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम कई बच्चे ऐसे करते, पहले तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जब लास्ट समय आ जाएगा तो 15-15 घंटे पढ़े हुए हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाता है, कुछ भी नहीं, खिचड़ी बन जाती है बच्चे फिर कुछ होता नहीं है उससे। तो इसलिए कंटिन्यू रखें, तभी तो हम कह रहे हैं कंटिन्यू रखें। 2-3 दिन के लिए आप वेकेशन लीजिए, आराम से लीजिए, दिवाली सेलिब्रेशन कीजिए, उसके बाद फिर अपना फिर से लग जाइए पढ़ाई, ठीक है, करने के लिए। दिसंबर में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा आप लोगों का, अच्छे से आप लोगों को जॉब मिलने वाली है, ठीक है। हाँ, हमेशा अपॉर्चुनिटीज बोलते ना, मौके हमेशा, अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा क्या नहीं बनती हैं, ठीक है। समय कभी कभी ही बनता है जब आपको उसे भुनाना होता है। ये गोल्डन चांस है, आप चाहें तो इसे बर्बाद कीजिए, आप चाहें तो एक जॉब ले लीजिए, ठीक है। तो आएंगे फिर, अब परसों आएंगे, आज संडे को देखो हमने क्लास ले ली ना, प्रॉमिस किया ना अपना पूरा। आप लोग भी प्रॉमिस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों को जोड़िए, ठीक है, हमारा भी मनोबल बढ़े, हम इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं। क्या ये बात बिल्कुल सही है, लोग कहते हैं कि फ्री में पढ़ाते उसका कोई कदर नहीं होती, ये बात मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है कि अगर जो चीज़ ईजी वे में मिल जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। जैसे हम आपको ईजी वे में पढ़ा रहे हैं, यही आप चाहेंगे ना, तो अगर पेड क्लास में रहेगा और ऑफलाइन रहेगा तो आप लोग पैसे भी देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे भी। और हम अभी फ्री में पढ़ा रहे हैं तो नहीं पढ़ रहे, एक्चुअली हमें 1 महीने बाद हम भी ऑफलाइन ही पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, लेकिन ऑनलाइन आप लोगों को कुछ खास हमें लग नहीं रहा है। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब, नहीं लाइक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऑफलाइन भी पढ़ा लेंगे, ठीक है। टीचर का काम है क्या है पढ़ाना, वो तो ऑफलाइन ही पढ़ा लेगा, कमाने का कोई इशू नहीं है। आप लोगों का देख रहे हैं कि आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। इतना 1 महीने कंप्लीट, 1.5 महीने हो गए हमको पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, इसमें ऑनलाइन आए हुए हैं, लेकिन आप लोगों को कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम फ्रेशर हैं, हम पढ़ा चुके हैं कई बार, ठीक है, बिल्कुल फ्रेशर नहीं है हम, ठीक है। आप लोग देखते हैं आप लोग कितने सपोर्ट करते हैं बच्चे, हम तो अच्छे से पढ़ाएंगे ही। आपका जो भी आपको क्लियर नहीं होता वो लिखें, एक बार कमेंट कीजिए कि हमें ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, वो मैम दोबारा बताएंगे, दोबारा कि हम 10 बार बताएंगे, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बेस्ट टीचर वही है ना जो बार बार बच्चों को समझाए, है ना, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम रखते हैं, अब बाकी हमें भी बहुत काम है। आप लोगों को क्लास मिल जाएगी टाइम पे, आप लोग देख लीजिएगा, हाँ, स्पीड में लगा के देख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।